आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा एक बहुत ही अनोखी किताब के फलसफे पर बात करने वाले हैं। द 50th लॉ। हाँ, द 50th लॉ। अब इसे लिखने वाली जो जोड़ी है वो अपने आप में ही मतलब काफ़ी अनोखी है। बिल्कुल। एक तरफ हैं बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट ग्रीन, जो पावर और स्ट्रैटेजी पर लिखते हैं, और दूसरी तरफ हैं हिप हॉप के सबसे बड़े नामों में से एक 50 सेंट। पहली नजर में ये एक अजीब सी जोड़ी लगती है। बिल्कुल। एक स्ट्रैटेजी का महारथी और एक स्ट्रीट का हंसला। बिल्कुल। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि जब ये दोनों मिले तो उन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया को देखने का उनका नजरिया काफी मिलता जुलता था। अच्छा। हाँ, दोनों ही मतलब सरफेस के नीचे जाकर ये समझने की कोशिश करते थे कि लोग असल में जैसा बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं। और इसी कोलैबोरेशन से एक किताब निकली जिसका सेंट्रल आइडिया है डर, यानी फियर। हाँ, और किताब कहती है कि डर इंसान की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर फीलिंग है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और इस कमजोरी पर काबू पाना ही 50th नियम है। तो चलिए इस फिलॉसफी को थोड़ा और अनपैक करते हैं। डर का मतलब क्या है इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में? यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि किताब डर को सिर्फ एक इमोशन के तौर पर नहीं दिखती। तो फिर कैसे दिखती है? वो ऐसे एक चश्मे की तरह दिखती है, एक लेंस जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। किताब का तर्क है कि समय के साथ हमारा डर इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व हुआ है मतलब हजारों साल पहले डर का एक क्लियर पर्पस था, हमें असली खतरों से बचाना, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया या कोई तूफान। सर्वाइवल के लिए जरूरी था। राइट, अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। राइट। लेकिन आज जब हम टेक्निकली इतिहास के सबसे सेफ दौर में जी रहे हैं, हमारा डर कई गुना बढ़ गया है। हाँ, ये तो है। अब ये स्पेसिफिक नहीं रहा, अभी एक तरह की जनरलाइज्ड एंजाइटी बन गया है। हम अपनी सोशल स्टेटस को लेकर डरते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, जॉब रहेगी या नहीं। हाँ, और मीडिया और एडवर्टाइजिंग इस आग में और घी डालते हैं, हमें और इनसिक्योर बनाकर। ये बात दिलचस्प है, और यहीं पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का वो फेमस उदाहरण भी आता है। हाँ, बिल्कुल। 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के बीच उन्होंने कहा था, हमें जिस एकमात्र चीज से डरना है वो खुद डर ही है। उनका पॉइंट यही था कि डर का मूड आर्थिक संकट से भी बड़ा संकट था। बिल्कुल, एफडीआर का पॉइंट ये नहीं था कि लोग बेवकूफ़ी करें, पॉइंट ये था कि डर हमें पैरालाइज कर देता है। हाँ, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। एग्जैक्टली, जब डर हम पर हावी हो जाता है तो हम एक्शन लेने से कतराते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, हम बस छिपना चाहते हैं। तो किताब कहती है कि हमारा नजरिया हमारी हकीकत को शेप दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम हर मुश्किल को डर के चश्मे से देखेंगे तो हम हमेशा पीछे हटते रहेंगे, लेकिन अगर हम उसे एक चैलेंज या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें तो हम एक नेगेटिव सिचुएशन को मेंटली पॉजिटिव में बदल सकते हैं, और यहीं से निर्भयता की तरफ पहला कदम शुरू होता है। ठीक है, तो डर से निपटने के भी अलग अलग तरीके होंगे। किताब इस बारे में क्या कहती है? सोर्सेज के मुताबिक डर से डील करने के दो मेन रास्ते हैं। एक है पैसिव तरीका, यानी निष्क्रिय। पैसिव मतलब हम उन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं जो हमें एंग्शियस बनाती हैं। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, सेफ एंड प्रिडिक्टेबल। ज्यादातर लोग इसी मोड में जीते हैं। और दूसरा तरीका है एक्टिव, यानी सक्रिय। ये तब होता है जब कोई मुश्किल या क्राइसिस हम पर आ पड़ती है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे किसी अपने की मौत या बिजनेस में बड़ा लॉस। हाँ, ऐसे पलों में हम अक्सर अपने अंदर एक ऐसी ताकत पाते हैं जो हमें खुद हैरान कर देती है। हम वो कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कर सकते हैं। और यहाँ एक पैराडॉक्स है ना, जो लोग ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं वो असल में ज्यादा डरपोक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से भी घबराने लगते हैं। एग्जैक्टली, यही तो आयरॉनिकल है। जो लोग आरामदायक माहौल में रहते हैं वे स्टेटस को बचाने के लिए छोटे छोटे रिस्क से भी डरने लगते हैं। लेकिन जो लोग लगातार मुश्किल हालात में रहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गरीबी में या किसी वॉर जोन में, उन्हें बार बार एक्टिव मोड में अपने डर का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ टूट जाते हैं, नो डाउट, लेकिन जो बच जाते हैं वो स्टील की तरह मजबूत हो जाते हैं। इसका कोई पावरफुल एग्जाम्पल है सोर्सेज में? फ्रेडरिक डगलस, वे गुलामी में पैदा हुए थे, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह डर और आतंक पर ही टिका था। राइट। लेकिन उन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने सजा के खतरे के बावजूद पढ़ना लिखना सीखा। सोर्स में एक किस्सा है कि जब एक मालिक उन्हें कोड़े मारने के लिए मशहूर था तो डगलस ने पलटकर उससे लड़ाई की। वो 2 घंटे तक लड़े, वो हारे, लेकिन उस दिन के बाद उस मालिक ने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया।
हर चुनौती ने उनके अंदर के डर को कम किया और साहस को बढ़ाया। ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्रंटेशन की बात हो रही है। अब 50 सेंट की बात करते हैं, जिनकी जिंदगी इस किताब की नींव है। उनकी परवरिश साउथ साइड क्वींस की खतरनाक सड़कों पर हुई। तो क्या ये हसलर वाली सोच एक आम ऑफिस गोअर या एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, और यही इस किताब का कोर मैसेज है। हसलर का मतलब यहाँ सिर्फ ड्रग डीलर नहीं है। हसलर एक माइंडसेट है। हाँ, एक माइंडसेट है। ये वो इंसान है जो हर हाल में रियलिटी को उसकी पूरी कड़वाहट के साथ देखता है। 50 सेंट ने सड़कों पर सीखा कि सबसे बड़ा खतरा पुलिस या दुश्मन गैंग नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है। हाँ, अगर आपका दिमाग नरम पड़ गया, अगर आपने असलियत से अपनी पकड़ खो दी, तो आप मारे जाओगे। इसे किताब इंटेंस रियलिज्म या तीव्र यथार्थवाद कहती है ना? हाँ, इंटेंस रियलिज्म का मतलब है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। ये कैरेक्टर की बात है। बिल्कुल, ये कैरेक्टर की बात है। अपने इमोशंस और विशेस को साइड में रखकर सिचुएशन को कोल्ड एंड हार्ड तरीके से एनालाइज करने की क्षमता। और ये ऑफिस गोअर के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। कैसे? क्या आप ऑफिस पॉलिटिक्स को वैसा ही देख पा रहे हैं जैसा वो है? क्या आप अपने बॉस के फीडबैक को बिना इमोशनल हुए समझ पा रहे हैं? यही इंटेंस रियलिज्म है। तो अब्राहम लिंकन का उदाहरण भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। वो तो राष्ट्रपति थे, कोई हसलर नहीं। एग्जैक्टली। लिंकन के पास फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो हर सिचुएशन को बिना किसी बायस के देखते थे। अच्छा। वो लोगों को उनके रिजल्ट से आंकते थे, न कि इस बात से कि वो उनके दोस्त हैं या नहीं। सिविल वॉर के दौरान उनके ज्यादातर जनरल्स नाकाम हो रहे थे, क्योंकि वो पुरानी मिलिट्री टैक्टिक्स से चिपके हुए थे। और लिंकन ने रियलिटी को देखा। हाँ, उन्होंने रियलिटी को देखा और यूलिसेस एस ग्रांट जैसे जनरल को चुना जो अनकन्वेंशनल था, लेकिन लड़ाई जीत रहा था। उनकी व्यावहारिकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ठीक है, तो पहला कदम है सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के देखना, इंटेंस रियलिज्म। लेकिन सिर्फ सच्चाई देखने से तो कुछ नहीं होगा, बल्कि ये तो काफी डिप्रेसिंग भी हो सकता है। तो अगला कदम क्या है? बेहतरीन सवाल। और यहीं से दूसरा सिद्धांत आता है, ऑपर्चुनिज्म, या जिसे किताब कहती है बुरे को अच्छे में बदलना। एक बार जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उसमें छुपे मौके देख सकते हैं जो डरे हुए लोगों को कभी नहीं दिखेंगे। जैसे 50 सेंट ने किया जब उन्हें 9 गोलियां मारी गईं। वो उनकी करियर का अंत हो सकता था। बिल्कुल, ये उनकी जिंदगी की सबसे बुरी घटना थी। उनका रिकॉर्ड लेबल ने उन्हें ड्रॉप कर दिया, इंडस्ट्री ने उन्हें खत्म मान लिया। लेकिन उन्होंने इसे बदला। उन्होंने इस ट्रेजेडी को अपने सबसे बड़े मार्केटिंग टूल में बदल दिया। उन्होंने इस घटना को अपनी कहानी, अपनी माइथोलॉजी का हिस्सा बना लिया। इससे उनके म्यूजिक में एक अर्जेंसी आ गई, एक रियल लाइफ ड्रामा कि ये आदमी कभी भी मारा जा सकता है। हाँ, इसलिए उसका हर गाना सुनना जरूरी है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये एक तरह की मेंटल एल्केमी यानी मानसिक कीमिया है। यस, मेंटल अल्केमी। आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पलट सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी क्रांति के दौरान यही किया था। बताइए। 1777 की सर्दियों में उनकी सेना भूखी, कमजोर और बिखर रही थी। कोई भी कन्वेंशनल लीडर इंतजार करता, लेकिन वॉशिंगटन ने इस कमजोरी में एक मौका देखा कि दुश्मन उन्हें कमजोर समझ रहा है। हाँ, और केयरलेस हो गया है। उन्होंने उसी का फायदा उठाकर ट्रेंटन और प्रिंसटन में अचानक हमले किए और हारी हुई बाजी पलट दी। पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो, जहां मौके मिलना ही मुश्किल हो। तब तीसरा सिद्धांत काम आता है, सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता, या जैसा किताब कहती है, हर चीज को अपना बनाना। 50 सेंट के केस में 50 सेंट ने म्यूजिक इंडस्ट्री में जल्दी ही समझ लिया कि यहाँ कलाकार एक तरह से ऊंची तनख्वाह पाने वाले गुलाम होते हैं। लेबल आपके म्यूजिक का, आपकी इमेज का मालिक होता है। आप पैसे के बदले अपनी आजादी बेच रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने सिस्टम पर डिपेंड होने से इनकार कर दिया। उन्होंने म्यूजिक को सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। कपड़ों से लेकर विटामिन वाटर तक। हाँ, वो समझ गए थे कि असली पावर ओनरशिप में है। इसका एक और बहुत पावरफुल उदाहरण है बॉक्सर रूबेन हरिकेन कार्टर का। ओ यस, वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है सेल्फ रिलायंस का। उन्हें गलत तरीके से हत्या के आरोप में फंसाकर उम्र कैद की सजा दी गई। जेल में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं।
उन्होंने फैसला किया कि वो सिस्टम को अपना दिमाग कंट्रोल नहीं करने देंगे। उन्होंने कैदियों की वर्दी पहनने से, आईडी रखने से या पैरोल की सुनवाई में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ फिजिकली हूँ पर मेरा दिमाग आज़ाद है। और उन्होंने उस मरे हुए समय को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जरिया बना लिया। उन्होंने कानून पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ी और अपनी बेगुनाही खुद साबित करने की ठानी। और वो 19 साल बाद रिहा हुए। हाँ, और जब वो रिहा हुए तो उनकी आत्मा टूटी नहीं थी। वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची ओनरशिप बाहर की चीजों की नहीं, बल्कि अपने अंदर की होती है। इंटेंस रियलिज्म, ऑपर्चुनिज्म, सेल्फ रिलायंस और आखिरी है मोमेंटम, यानी लगातार चलते रहना। बिल्कुल। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग बदलाव और क्योस से डरते हैं। वो अतीत से, पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं। लेकिन 50 सेंट जैसे लोग इसके ऑपोजिट चलते हैं। हाँ, वो क्योस को पसंद करते हैं क्योंकि वहीं पर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी होती है। वो पुराने बिजनेस मॉडल को तोड़कर अपना मॉडल बनाते हैं। हाँ, वो एक साथ 5 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। हाँ, अगर एक फेल हो जाता है तो वो उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। इसका ऐतिहासिक उदाहरण माओ त्से तुंग का है, जी। जो सुनने में थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर यहाँ बात सिर्फ स्ट्रैटेजी की हो रही है। हाँ, प्योरली फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। 1920s के दशक में चीन में राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट दोनों ही एक स्टेबल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कम्युनिस्टों ने लेनिन के रशियन मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की। हाँ, जो चीन के अर्बन एरियाज में बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन माओ केओस से नहीं डरे। उन्होंने इसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया। उन्होंने एक ऐसी गरिल्ला आर्मी बनाई जो कभी एक जगह नहीं रुकती थी। वे हमला करते और गायब हो जाते। बिल्कुल। उन्होंने अपने दुश्मन को लगातार कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी में रखा। शक्ति का सार फ्लूइडिटी में है, रिजिड होने में नहीं। जो बहता रहता है वही पावरफुल है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बिग टेक अवे? द 50th लॉ का सार ये है कि हम अपने आसपास की घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हम उन पर रिएक्ट करते हैं। हाँ, एक निडर रवैया अपनाकर हम असल में परिस्थितियों पर अपने कंट्रोल का दायरा बढ़ा सकते हैं। यथार्थवाद, अवसरवाद, आत्मनिर्भरता और गति ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक पावरफुल लाइफ जीने के टूल्स हैं। बिल्कुल। किताब के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव आइडिया है। ये ड्रीमर्स और रियलिस्ट के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करता है। हाँ, ये किताब एक ऐसी आइडिया देती है जो हमारी नॉर्मल सोच को कंप्लीटली उल्टा कर देती है। हम अक्सर ड्रीमर्स को, सपने देखने वालों को आइडियलाइज करते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। और रियलिस्ट यानी यथार्थवादियों को हम अक्सर सिनिकल या नेगेटिव मान लेते हैं। सही बात है। बी अ ड्रीमर, ये तो हम हर मोटिवेशनल पोस्टर पर देखते हैं। बी अ रियलिस्ट कोई नहीं कहता। लेकिन किताब का तर्क है कि ये डर से पैदा हुई सोच है। इतिहास में सबसे बड़ी गलतियां और डिजास्टर्स अक्सर उन ड्रीमर्स ने की हैं जो हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। अच्छा, असली इनोवेटर्स और क्रिएटर्स असल में रियलिस्ट ही होते हैं। वो साइंटिस्ट, लीडर और आर्टिस्ट जिनकी इमेजिनेशन रियलिटी के साथ गहराई से जुड़ी होती है। वो हवा में महल नहीं बनाते, वो जमीन पर रहकर सितारों तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। एग्जैक्टली। और हम आज की श्रोता के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं। किताब कहती है, जीवन में असली कविता और सुंदरता उसके सभी पहलुओं में वास्तविकता के साथ एक गहन संबंध से आती है। यथार्थवाद वास्तव में वो आदर्श है जिसकी हमें आकांक्षा करनी चाहिए। ये मानवीय तर्कसंगतता का सबसे उच्चतम बिंदु है। तो सवाल ये है, क्या हो अगर हम यथार्थ को, रियलिटी को एक कड़वी गोली की तरह देखने के बजाय उसे प्रेरणा और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत माने?